हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग जो इग्नू का सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 133, इसका एग्ज़ाम यानी कि 25 जून 2026 को होने वाला है। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको नीचे दिया हूँ। और टोटल जो आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही केवल करने रहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है कि, और ये सारे जो क्वेश्चन है आपको 400 शब्दों में लिखना रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसमें है एकात्मक, यानी कि एकात्मक और संघात्मक जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करना, यानी कि जो यूनिटरी है और जो फेडरल है, यानी कि कैसे संघात्मक होता है और कैसे एकात्मक होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो परिचय से आप सबसे पहले परिचय लिखेंगे। देखिए, इसमें सबसे जो ज़्यादा मायने रखता है वो जो आप हेडिंग डालते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि जो जांच करने वाला बंदा होता है वो इन्हीं को देख करके समझ जाता है कि अंदर क्या हो सकता है, क्या लिखा हुआ हो सकता है। शक्तियों के विभाजन और केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर विश्व की लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। किस किस को देखकर, यानी कि जो शक्तियों का विभाजन होता है और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके आधार पर विश्व जो है वो दो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के रूप में काम करता है। एक है एकात्मक शासन प्रणाली जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस आता है, और दूसरा है संघात्मक शासन प्रणाली जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारा भारत भी आता है। ठीक है। जहां एकात्मक व्यवस्था केंद्रीकरण पर जोर देती है, वहीं संघात्मक व्यवस्था शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। यानी कि एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो शक्तियां होती है वो इकट्ठी होकर के किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के पास आ जाते हैं। वहीं जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि जैसे हमारे देश में देखे होंगे कि केंद्र स्तर पर काम करने के लिए केंद्र सरकार होती है, फिर उसके नीचे जो राज्य सरकार होती है, फिर उसके बाद जो सिटी यानी कि शहर होते हैं उसके लिए नगर पालिका होती है, और गाँव के लिए गाँव काम करने के लिए आपके पास क्या होता है, सरपंच यानी कि मुखिया, यानी कि ये ग्राम पंचायत होती है। तो ऐसे जो शक्तियों का बंटवारा है वो किया गया है। उसके बाद आता है कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में मुख्य अंतर और शक्तियों का जो डिवीजन है, यानी कि जो विभाजन है वो, जो एकात्मक व्यवस्था होती है इसमें शासन की समस्त राजनीतिक शक्तियां जो होती है वो केवल एक केंद्रीय सरकार के पास सुरक्षित होती है, जबकि प्रांतीय व स्थानीय जो सरकारें होती है वो पूरी तरह से केंद्र के अधीन होती हैं, और वे अपनी जो शक्तियां हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि केंद्र से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो भारत देश है इसमें जो शेड्यूल है, यानी कि जो अनुसूची 7 है, इसमें शक्तियों का बंटवारा है। और शक्तियों का बंटवारा क्या किया गया है, यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी कि कानून जो होता है ये अलग अलग कानून बनाकर, जैसे आपने नाम सुना होगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची एंड केंद्र सूची, ये सब अलग अलग कानून है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां पर केवल केंद्र सरकार उस पर अपना कानून बना सकती है, राज्य सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें केवल राज्य सरकार बना सकती है, वो जो केंद्र है उसके अंतर्गत वो नहीं आता। जैसे जो शराब है, शराब पे केवल राज्य सरकार ही क्या कर सकती है, उस पर अपना रोक लगा सकते हैं, वरना कोई इसके ऊपर कानून नहीं बना सकता है। और समर्थित सूची वो विषय होते हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बनाते हैं, किंतु अगर मान लीजिए टकराव होता है तो इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नियम होगी वही मान्य होगी। जैसे आप अगर देखेंगे तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें क्या है कि राज्य सरकार जो है वो लागू तो कर रही है, लेकिन फाइनली उसको सबमिट करने के लिए इसे एक बार राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो किसका विषय है, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ ऑलरेडी कानून है, तो ये सेंटर का एक विषय है। ठीक है। तो संघात्मक, अब देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था क्या है। इसमें शक्तियां जो है वो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और जो राज्य प्रांतीय सरकार होते हैं उनके बीच विभाजित होती है, और दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य को क्या करते हैं, करती हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि इसमें जो शक्तियां होती है वो क्या होती है, उनका विभाजन होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जबकि एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें पूरी तरीके से जो स्थानीय सरकारें होते हैं या जो राज्य होते हैं ये पूरी तरीके से क्या होती हैं, केंद्र के अधीन होती हैं।
और वो जो अपनी शक्तियां हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, केंद्र से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें जो शक्तियां हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, वो शक्तियां हमें संविधान द्वारा मिल रही हैं, यानी कि संविधान से मिल रही हैं। संविधान की अगर प्रकृति देखी जाए तो एकात्मक व्यवस्था में यहाँ संविधान का जो है लिखित होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे एकात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें संविधान का लिखा होना अनिवार्य नहीं होता, जैसे ब्रिटेन का अलिखित है यानी कि लिखा हुआ संविधान नहीं है। इसमें संविधान अत्यंत लचीला होता है, जिसमें केंद्रीय संसद जब चाहे आसानी से क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है तो इसमें संशोधन करना क्या है, बहुत आसान है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था में ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, समझ में आ रही है बात। मैं आपको धीरे धीरे समझाते हुए लेकर चल रहा हूँ तो आप इसको समझिए। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि संघात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहाँ पर ये लिखा हुआ क्या होता है, लिखा हुआ दस्तावेज होता है और सर्वोच्च और कठोर होता है, यानी कि इसे चेंज करना, इसमें अगर आपको कोई चीजें चेंज करनी है तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा कठोर होता है यानी कठिन होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि केंद्र या राज्य में से कोई भी एक तरफा निर्णय लेकर शक्तियों का संतुलन बिगाड़ न सके, क्योंकि यहाँ पे जो शक्तियां मिल रही थी वो क्या है कि सेंटर से शक्ति मिल रही है सबको, जो स्थानीय सरकार है सबको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो मिल रही है ये कहाँ से मिल रही है, ये संविधान से मिल रही है। यानी कि संविधान से केंद्र सरकार को भी मिल रही है, संविधान से ही राज्य सरकार को भी मिल रही है। यानी कि अगर किसी को कुछ चेंजेस करना है तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, अगर केंद्र सरकार इसमें चेंज करेगी तो जाके कुछ होगा, लेकिन केंद्र सरकार जैसे इसमें चेंज करेगी राज्य सरकार क्या करेगी, इस पर ऑब्जेक्शन करेगी। तो इसको, क्योंकि इसको भी दिक्कत हो सकता है तो ये क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करेगी। इसलिए ये इतना आसान नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नागरिकता के मामले में, कि नागरिकता के मामले में कैसे एकात्मक और संघात्मक जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो आड़े आती है। एकात्मक व्यवस्था में इस व्यवस्था के अंतर्गत जो नागरिक होते हैं उनको केवल एकल नागरिकता होती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त होती है। इंडिया को भी क्या है, इंडिया को भी सिंगल सिटीजनशिप ही प्राप्त है। और संघात्मक व्यवस्था कई संघीय देश जैसे अमेरिका और अमेरिका में नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, पहली देश के और दूसरी उस विशिष्ट राज्य के जहाँ पर वह निवास करता है। हालांकि भारत इसका अपवाद है, जहाँ संघीय ढांचा होते हुए भी एकल नागरिकता है। यानी कि आप ये समझिए, जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, और यूएसए में ही एक मान लीजिए शहर है लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, ये मान लीजिए क्या है, ये सिटी है। तो अब होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो क्या होगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, तो ये जो व्यक्ति है वो किसका, पहले लॉस एंजल्स का भी ये क्या रहेगा, नागरिक रहेगा, एंड यूएसए का नागरिक तो ये रहेगा ही रहेगा। यानी कि इसको क्या है, इसको दोहरी नागरिकता मिली। जबकि भारत क्या है, इसका अपवाद है, भारत के पास संघीय ढांचा होते हुए भी, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो हुआ है वो संविधान के अनुरूप, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चीजें हैं ये क्या है, एकल नागरिकता रखता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ओनली भारतीय है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका की स्थिति में कैसे एकात्मक और संघात्मक आड़े आते हैं। तो एकात्मक व्यवस्था में यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और यहाँ आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि जो एकात्मक व्यवस्था होती है वहां पे न्यायपालिका सर्वोच्च हो या जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप देखना तो देख सकते हैं ब्रिटेन को। लेकिन संघात्मक जो व्यवस्था होती है, क्योंकि इनकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कहाँ से मिल रही है, वो शक्तियां हमें मिल रही हैं संविधान से। तो शक्तियों का बंटवारा ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ पर जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है और सर्वोच्च होती है, और ये ज्यादा कठोर होती है क्योंकि इसके शक्तियों का ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है। जो केंद्र और राज्यों के बीच उठने वाले किसी भी कानूनी या संवैधानिक विवाद का क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि संक्षेप में एकात्मक व्यवस्था भौगोलिक रूप से छोटे और कम विविधता वाले देशों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ त्वरित निर्णय और प्रशासनिक एकरूपता लाते हैं, और इसके विपरीत संघात्मक व्यवस्था विशाल बहुसांस्कृतिक और अत्यंत क्षेत्रीय विविधता वाले देशों के लिए आवश्यक है, जहाँ जो राष्ट्रीय एकता के साथ साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी क्या करती है, सम्मान करती है। अब हम अगला देखेंगे कि सत्तावादी यानी कि जो अथॉरिटेरियन रिजिम्स है उसका मतलब क्या होता है और इसकी जो विशेषता है उसको हम देखने वाले हैं।
चलिए मैं आपको परिचय करा देता हूँ कि सत्तावादी शासन वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन की बागडोर किसी एक व्यक्ति, कबीले, सैन्य कमांडर या एक ही राजनीतिक दल के हाथ में केंद्रित होती है, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का बिल्कुल विपरीत रूप है। इस शासन प्रणाली में लोक इच्छा, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सीमाओं का कोई स्थान नहीं है। शासक वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बल और दमन का सहारा लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्तावादी शासन होती है, यानी कि जो, जैसे मान लीजिए अभी हमारी जो बीजेपी है, बीजेपी है शासन में, तो ये क्या है कि अगर सत्तावादी सत्तावादी अगर इसका क्या है, शासन है यानी कि व्यवस्था है, तो ये क्या होता है कि इसकी जो बागडोर है ना, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो सकती है या पूरा एक समूह के हाथ में हो सकता है। और यह क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं रहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जो जनता होती है वो सर्वोच्च होती है, लेकिन यहाँ पे जो सत्तावादी व्यक्ति होता है या जो सत्तावादी ग्रुप होता है वही सर्वोच्च होता है, और वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि वो क्या करता है, अपना साम दाम दंड भेद अपनाता है, और वो दमन अगर करना पड़े तो दमन का भी सहारा वो लेता है। ठीक है। सत्तावादी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि सत्तावादी शासन किस तरीके की होती है। शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, क्योंकि जो शक्तियां होती है वो किसी एक ही व्यक्ति में क्या होती है, निहित होती है, तभी तो वह जो व्यक्ति होते है वो अपने आप को सर्वोच्च बनाए रखना चाहता है, और अगर कोई इसका विरोध करता है तो वो उसका दमन भी करता है। यानी कि एक तरीके से ये व्यक्ति जो है वो तानाशाह कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? तानाशाह। शासन की सभी अंतिम शक्तियां कार्यपालिका या सर्वोच्च तानाशाह के पास होती हैं। विधायिका यानी कि जो संसद है, और न्यायपालिका यानी कि जो अदालतें हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। वे केवल शासक के आदेशों पर मुहर लगाने वाली संस्थाएं क्या होती हैं, बन के रह जाती है। यानी कि जो एक सत्तावादी शासन व्यवस्था होती है उसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो नहीं हो पाता। वो शक्तियां जो है वो एक ही जगह, यानी कि इसी तानाशाह के अंतर्गत अंदर ये निहित होते हैं। एंड ये जो बंदा चाहेगा यही काम इस संसद भी करेगी, यानी कि जो विधायिका होती है, जो नियम बनाती है, यही जो व्यक्ति चाहेगा वही काम होगा। एंड जो न्यायपालिका है ये भी वही काम करेगी जो कि ये चाहता है। यानी कि ये व्यक्ति ही अपने आप में कानून है। समझ में आ रही बात? राजनीतिक बहुलवाद का अभाव यानी कि लैक ऑफ प्लूरलिज्म। इस व्यवस्था में विपक्षी राजनीतिक दल यानी कि स्वतंत्र संगठन, ट्रेड यूनियन या स्वतंत्र दबाव समूहों के गठन और गतिविधियों पर कड़ा प्रभाव होता है, और सत्ता को चुनौती देने वाले किसी भी संगठन को क्या किया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसके करने का तात्पर्य यह है कि एक संगठन ऑलरेडी ये क्या है, ये सत्ता में है। कोई दूसरा संगठन सोच रहा है कि मैं भी अपना पर्चा भरता हूँ और मैं खुद भी लड़ता हूँ, यानी कि एक जो व्यक्ति शासन कर रहा है उसके खिलाफ कोई दूसरी पार्टी जैसे ही थोड़ी उजागर होने की कोशिश करती है, ये जो है वो इसका क्या कर देता है, दमन कर देता है। यानी कि इसको उठने ही नहीं देता। जब अवैध घोषित कर देगा तो इसके उठने की कोई बात रही नहीं जाएगी। नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन, यानी कि नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने का अधिकार आदि जो है वो क्या होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, उनको छीन लिया जाता है। और मीडिया और सूचना के स्रोतों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण क्या होता है, लागू हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने आप में कानून है, अपने आप में ही कानून है। इसका मन करेगा तो ये लोगों को अधिकार देगा, इसका मन नहीं करेगा तो ये लोगों को अधिकार नहीं देगा। इसका क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये अपना जो कानून है या अपनी जो सत्ता है उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये दमन कर सकता है। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि दमन करना भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ही है। कोई व्यक्ति चाह रहा है कि इसको बताए कि भाई तुम गलत हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर बता देगा तो इसका सर कलम हो जाएगा या इसे मार दिया जाएगा। यहाँ पर इस व्यक्ति के बोलने की आज़ादी को छीना गया, यानी कि इसका जो बोलने का मौलिक अधिकार है वो छीना गया। तो जो मौलिक अधिकार है यानी जो नागरिक स्वतंत्रता है उनका भी दमन होता है इसमें।
बल और भय पर आधारित है। मैंने आपको बता दिया कि जो ये पूरी सत्ता काम करती है, ये केवल एक ही चीज पे काम करती है, यानी कि ये भय पर काम करती है। ठीक है। सीमित राजनीतिक भागीदारी, यानी कि इसमें कुछ ही लोग हैं जो इसमें क्या है, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, क्योंकि ये जो तानाशाह है यही सब क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। निष्कर्ष में यह है कि सत्तावादी जो शासन व्यवस्था है, वो मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य समाज में किसी प्रकार के विरोध की आवाज को दबाकर अपनी सत्ता को दीर्घ काल तक क्या करना, सुरक्षित रखना। और इसमें कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ पूरी तरह क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, यानी कि शासक की मर्जी ही सर्वोच्च कानून बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में जो राज्य की बदलती प्रकृति है उसकी विवेचना करेंगे। हम बात करते हैं कि परिचय अगर बात करेंगे तो 20वीं सदी के अंतिम दशकों में शुरू हुए वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। वस्तु पूंजी सूचना तकनीक और मानव श्रम के अबाध अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह ने पारंपरिक संप्रभु राज्य की सीमाओं को धुंधला कर दिया, और इस प्रक्रिया ने राज्य के पारंपरिक कार्यों, अधिकारों और उसकी प्रकृति को व्यापक रूप से क्या किया है, प्रभावित किया है। वैश्वीकरण की अगर कारण की बात की जाए तो प्रकृति में आए प्रमुख बदलाव जो है वो कल्याणकारी राज्य से बाजार उन्मुख राज्य में क्या हुए, परिवर्तन हुए। वैश्वीकरण से पूर्व अधिकांश राज्यों का जो मुख्य उद्देश्य था वो लोक कल्याण था, यानी कि लोगों की रक्षा करना था, लोगों का कल्याण करना था, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, ये सब प्रदान करना था। परंतु वैश्वीकरण के दबाव के कारण राज्य अपनी कल्याणकारी जो भूमिका उससे पीछे हट रहा है, और राज्य अब हर एक नियामक यानी कि नियामक की भूमिका क्या कर रहा है, निभा रहा है, जिसका मुख्य काम है वो निजी कंपनी और विदेशी जो निवेश है उसके अनुकूल माहौल को क्या है, तैयार करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे पहले क्या था कि जो संस्थाएं थे वो लोगों के भलाई के लिए यानी कि लोगों के कल्याण के लिए काम करती थी, लेकिन अभी जो संस्थाएं हैं वो इन सब चीजों को छोड़ करके यानी कि वैश्वीकरण के चक्कर में यानी कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, जो इनको काम करने चाहिए उन कामों से ये क्या हो रही हैं, पीछे हट रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बढ़ता हस्तक्षेप, यानी कि जो राज्य की आर्थिक नीतियां हैं, अगर हम बात करें कि जो वैश्वीकरण है वो अगर हम उसकी बात करते हैं कि उसका जो वर्तमान युग है उसमें राज्य की जो बदलती हुई प्रकृति है उसकी हमें विवेचना करना है। तो आप देख सकते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुए, यानी कि जो 1990 मतलब 92 में क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था, शुरू हुआ था, इसी में उदारवादी व्यवस्था ये सब आया था ना। तो वैश्वीकरण इसी टाइम पे शुरू हुआ था। कौन लेके आया था, प्रधानमंत्री ये सिंह जी, मनमोहन सिंह जी। ठीक है। इन्हीं टाइम पे क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया, और वस्तुओं पूंजी सूचना तकनीक और मानव श्रम के अबाधित अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह ने पारंपरिक संप्रभु राज्य यानी कि वेस्टफालिन सॉवरेन स्टेट की सीमाओं को धुंधला कर दिया। इस प्रक्रिया ने राज्य के पारंपरिक कार्य, अधिकार और उसकी जो प्रकृति है उसको व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण वैश्वीकरण के कारण, यानी कि इसमें देखिए पहले क्या था, पहले जो सामान है वो कहाँ पे बेचना है, क्या करना है, वो हम डिसाइड करते थे। और पहले ये नहीं था कि सब जगह सब सामान बेचो, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब इसमें क्या है कि सभी देशों को क्या मिल गया, छूट मिल गया सब जगह सामान बेचने के लिए और सब जगह से सामान लेने के लिए। ठीक है। तो वही बात बोल रहे कि ये जैसे अधिकार मिला है वैसे हमारे जो पारंपरिक अधिकार थे, जो ट्रेडिशन था, वो क्या हुआ, वो दिक्कत में आ गया, यानी कि वो अब क्या हो गया, धुंधला हो गया। वैश्वीकरण के राज्य की जो प्रकृति है उसमें आए हुए प्रमुख बदलाव हम देखेंगे, यानी कि कल्याणकारी जो राज्य है उससे बाजार उन्मुख राज्य में परिवर्तन किस तरीके से हुआ। वैश्वीकरण से पूर्व यानी कि अधिकांश राज्यों को मुख्य जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण था, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार और सामाजिक जो सुरक्षा उससे प्रदान करना था, ये उसका पहले, ये वैश्वीकरण से पहले ये क्या था, ये उनका काम था।
परंतु वैश्वीकरण के दबाव के कारण राज्य अब अपनी जो कल्याणकारी भूमिका है उनसे क्या हो गए, पीछे हट गए। कब? वैश्वीकरण के दबाव के कारण राज्य अब एक नियामक की भूमिका निभा रहा है, यानी कि एक रेगुलेटर है, ठीक है, जिसका मुख्य काम है वो निजी कंपनी और जो विदेशी यानी कि जो एफडीआई है, विदेशी निवेश है, फॉरेन जो इंडेक्स है उसका, उसके अनुकूल क्या करना है, माहौल तैयार करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इसमें हस्तक्षेप किस तरीके से है, वो राज्य की आर्थिक नीतियों पर अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गहरा नियंत्रण हो गया है। इन संस्थाओं से ऋण या आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्यों को अपनी संप्रभु नीतियों में क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता क्या होती है, कमजोर हो जाती है। यानी कि ये अगर विश्व बैंक अपना जैसे ऋण संबंधी अगर कुछ है उसमें अगर चेंज करेगा, तो हमारा जो भारत देश है इसको भी अपनी जो नीति होती है उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना ही पड़ेगा। यानी कि विश्व बैंक क्या करेगा, यही सबके ऊपर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। अब देखेंगे बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका दबदबा, यानी कि आज की विशाल बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, इनका आर्थिक और तकनीकी साम्राज्य कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी बड़ा है। ये कंपनियां विकासशील देशों के भीतर न केवल आर्थिक नीतियों को बल्कि राजनीतिक निर्णय और चुनाव प्रणालियों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा कि जो फेसबुक है वो अकेला डिसाइड किया कि किसको जिताना किसको नहीं जिताना है। आपने ये भी देखा होगा क्योंकि ये जो फेसबुक है इस पे लांछन लग चुका ऑलरेडी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको जिताने में, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको जिताने के लिए भी इस पे लांछन लगा हुआ है। तो ये सब बातें चल रही है कि जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, ये एक छोटे से देश है उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा इनका जो मुनाफा है वो है, ठीक है। सुरक्षा और संप्रभुता की नई चुनौतियां, यानी कि साइबर अपराध, सीमा पर आतंकवाद, महामारी जैसे कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन जैसी जो वैश्विक समस्याएं उनसे निपटना अब किसी एक अकेले राज्य के बस की बात तो नहीं रह गया है। इन चुनौतियों के कारण राज्यों को अब वैश्विक संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्णयों के आगे क्या करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। क्योंकि जो आतंकवाद है वो केवल एक देश के द्वारा नहीं रोका जा सकता। मान लीजिए कि कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पे आतंकवाद फैला रहा है, तो वो बंदा चाह के भी नहीं रोक सकता। यानी कि आतंकवाद जो है वो पूरे वैश्विक का, और ये इससे कई देश प्रभावित होते हैं। तो ये एक वैश्विक संकट बन गया है, जो कि साइबर साइबर अपराध हर एक देश में हो रहे हैं। महामारी जैसे कोविड-19 आया था तो इससे सभी लोग, यानी जितने भी देश थे सभी लोग इससे क्या हुए थे, इससे निपट रहे थे, यानी कि इससे जूझ रहे थे। तो इन सबको, अब इन सब से निपटने के लिए क्या है, एक जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन उन लोगों के जो निर्णय होते हैं उनके आगे हमें क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। अगर हम देखेंगे कि ये निगरानी के रूप में इसका उदय कैसे हुआ, तो तकनीकी जो विकास है उसमें इंटरनेट के प्रसार के कारण जो राज्य की प्रकृति में एक सकारात्मक बदलाव भी आया है। राज्य अब उन्नत तकनीक यानी कि बिग डाटा यानी कि एआई, जीपीएस के माध्यम से अपने नागरिकों पर क्या कर रहे हैं, बेहतर नियंत्रण रख रहे हैं। और लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस के आने से क्या हो रही है, पारदर्शिता यानी कि दक्षता भी बढ़ रही है। अगर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की बात करें तो यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह गलत होगा कि वैश्वीकरण ने राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, बल्कि राज्य आज भी समाज की बुनियादी आवश्यकता। अंतर केवल इतना है कि राज्य अब एक हस्तक्षेप करने वाले प्रत्यक्ष शासक से बदलकर एक सुविधा प्रदाता यानी कि फैसिलिटेटर और आर्थिक प्रबंधक के रूप में क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। कौन? हमारा देश। और ये ग्लोबलाइजेशन कौन काम कर रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब दबाव समूह से क्या समझते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट करना है। समझ लेते हैं कि क्या होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक और बहुलवादी जो व्यवस्था है उसमें राज्य और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने के कई माध्यम होते हैं, और इनमें राजनीतिक दल और दबाव समूह सबसे महत्वपूर्ण है।
जहां राजनीतिक दल सीधे तौर पर चुनावी या राजनीतिक माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है, वहीं जो दबाव समूह है वो अपने विशिष्ट नीतियों या हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूहों को लोकतंत्र का तीसरा सदन या अदृश्य सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना सरकार में शामिल हुए शासन को झुकाने की क्या करता है, क्षमता रखता है। कौन? शासन, ये दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह के बारे में देख लेते हैं कि दबाव समूह जो है वो समान आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक या व्यवसायिक हितों वाले व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संगठित समूह होता है जो अपने सदस्यों के साझा हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए सरकारी तंत्र यानी कि विधायिका और कार्यपालिका पर क्या करता है, दबाव बनाता है। प्रमुख विशेषता यह है कि ये समूह न तो स्वयं चुनाव लड़ता है और न ही राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास करता है, बल्कि इनका जो मुख्य काम होता है केवल अपनी मांगों को क्या करना, मनवाना होता है। किसका काम है ये है दबाव समूह का। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो भारत में भारतीय किसान जो यूनियन है यानी कि जो फिक्की है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, ये सब क्या है, ये सब इसके उदाहरण है, यानी कि ये सब दबाव समूह है। दबाव समूह के जो कार्य करने के तरीके होते हैं वो होते हैं, दबाव अपनी मांगों को मंगवाने के लिए विभिन्न संवैधानिक और राजनीतिक हथियारों का क्या करते हैं, वो उपयोग कर सकते हैं। लॉबिंग यानी कि मंत्रियों और प्रभावशाली सांसदों या विधायकों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में बनाने का के लिए भी राजी करना पड़े तो करते हैं। प्रचार और जनमत निर्माण। समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से ये अपनी समस्याओं को क्या करते हैं, जनता के सामने रखते हैं ताकि सरकार जो है वो उस पर नैतिक प्रभाव पड़े। हड़ताल, धरना और प्रदर्शन। यदि सरकार उनकी बात आसानी से नहीं मानती है तो वह शांतिपूर्ण यानी कभी कभी आक्रामक होता है, लेकिन मैक्सिमम ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाते हैं, चक्का जाम करते हैं और अनशन की सहारा लेते हैं। न्यायिक शरण। जनहित याचिका के माध्यम से अदालतों का दरवाजा खटखटाना ताकि जन विरोधी सरकारी जो नीतियां उस पर क्या हो सके, रोक लग सके। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपको डायग्राम है कि कैसे ये काम करते हैं। राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है उसके दो स्तंभ होते हैं, उसमें भी एक राजनीतिक दल, एक दबाव समूह है। राजनीतिक दल जो होता है ये सत्ता प्राप्त करता है, यानी कि सत्ता प्राप्ति के लिए होता है और इसका एक एजेंडा होता है काम करने का। लेकिन जो दबाव समूह होता है, अगर कोई नीति है तो उसमें नीति परिवर्तन करता है और इसका जो एजेंडा होता है वो सीमित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो राजनीतिक दल के रूप में देखें तो इनका जो मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य होता है वो चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। किसका काम होता है, ये होता है राजनीतिक दल का। ठीक है, सरकार का गठन करना और ये सीधे शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जबकि दबाव समूह, इनका जो उद्देश्य है वो कभी भी सरकार बनाना होता ही नहीं है, बल्कि ये केवल पर्दे के पीछे रहकर सरकार की जो नीति होती है उसे अपने पक्ष में मोड़ने या बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विचारधारा और जो एजेंडे की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक जो दल होता है वो एक एजेंडा और विचारधारा अत्यंत व्यापक होती है। इनके पास देश के विकास के लिए एक संपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, यानी कि इनके पास बहुत सारी नीतियां होती है जिनके माध्यम से जो देश होता है, देश के विकास के एक खाका क्या करते हैं, तैयार रखते हैं। ठीक, लेकिन जो दबाव समूह है, दबाव समूह ऐसा कुछ नहीं करता, उसके पास वैचारिक दायरा बहुत संकीर्ण होता है और सीमित होता है। ये केवल अपने समूह के विशेष हितों पर केंद्रित रहता है, यानी कि जैसे फिक्की होगी या ऑल इंडिया एक यूनियन जो इनका था, स्टूडेंट का था, तो ये लोग केवल अपने यानी कि स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए स्टूडेंट का है तो वो स्टूडेंट के हित की बात करेंगे और सभी लोगों के हित की बात वो नहीं करते, यानी कि इनका जो दायरा होता है वो क्या होता है, वो सीमित होता है। और ये कर्ज माफी की बात करता है वो। ठीक है, चुनावी अगर सहभागिता में देखें तो जो राजनीतिक दल होता है ये प्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है और ये अपने उम्मीदवार खड़े करता है, चुनाव प्रचार करता है और जनता के वोट मांगता है और ये पूरी तरह संवैधानिक साधनों का प्रयोग करता है। जबकि दबाव जो समूह है ये कभी भी सीधे चुनाव नहीं लड़ते या प्रत्यक्ष रूप से उन राजनीतिक दलों का समर्थन या विरोध करते हैं जो इनके हितों के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। वे अपनी मांगे मनवाने के लिए ये
मनाने के लिए ये कभी घेराव या बंद या सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन साधनों का प्रयोग करते हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल होता है या दबाव समूह होता है, दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य और जीवंत अंग है। जहाँ पर राजनीतिक जो दल होता है वो समाज के विचारों समाकृतिक करके स्थिर एक सरकार द्वारा प्रदान करते हैं। वही दबाव समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता में बैठी सरकार निरंकुश न हो जाए और दबाव समूह के सबसे छोटे या विशिष्ट वर्गों के लिए भी हितों की भी अनदेखी न हो। दबाव समूह लोकतंत्र में सुरक्षा वाल्व यानी कि सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं, जो जनता के असंतोष को हिंसक क्रांति में बदलने से क्या करते हैं, रोकती है। अब हम देखेंगे कि दो शब्द हमारे पास है और इन दो क्वेश्चन देंगे और दो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको दो दो शब्दों दो 200 शब्दों में क्या करने होते हैं, वो लिखने होते हैं। ठीक, जैसे नारीवाद पे आपको लिखना है तो नारीवाद जो है वो एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन है जिसका जो मूल उद्देश्य था वो पुरुषों और महिलाओं के बीच जो व्याप्त ऐतिहासिक असमानता है, यानी कि महिलाओं के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर की जो समानता उसको सुनिश्चित करना। जबकि तुलनात्मक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नारीवादी दृष्टिकोण पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों की इस बात की कड़ी आलोचना को करना है। उन्होंने हमेशा राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना और महिलाओं की भूमिका को क्या किया है, नजरअंदाज किया है। ठीक है, नारीवाद एक प्रसिद्ध नारा की व्यक्तिगत ही राजनीतिक है और द पर्सनलिज क्या है, पॉलिटिकल। इसका अर्थ यह है कि परिवार के भीतर घर की चार दीवारों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाला शोषण, घरेलू हिंसा और श्रम का जो असमान विभाजन है कोई निजी मामला नहीं बल्कि सीधे तौर पर राज्य की पितृ सत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल व्यवस्था की देन है। आधुनिक समय में नारीवाद आंदोलन के कारण ही क्या है, राजनीतिक विज्ञान के दायरे में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं और इसके जो परिणाम स्वरूप है नीति निर्माण में भी महिलाओं की जो भागीदारी है, जैसे संसद में आरक्षण, अभी आपने देखा होगा, समान समान काम है तो समान वेतन मिलेगा, और सरकारों द्वारा जेंडर बजटिंग जैसे जो प्रगतिशील कदम है वो उठाए गए हैं। अब हम समझते हैं कि बहुलवाद क्या होता है। बहुलवाद का मतलब होता है कि वह राजनीतिक और संप्रभुता का सिद्धांत है जो ये प्रतिपादित करता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में शक्ति किसी एक वर्ग या एक तानाशाह या केवल एक राज्य नामक संस्था के हाथ में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत शक्ति का जो विभाजन है वो विभिन्न समूहों जैसे धार्मिक संगठन, भाषाई ट्रेड समूह, यूनियन और व्यापारिक संघ और सांस्कृतिक क्लब के बीच क्या होगा, समान रूप से होना चाहिए। रॉबर्ट हल जैसे प्रसिद्ध बहुलवादी जो विचारक होते हैं उनका जो तर्क है वो लोकतंत्र तंत्र की जो है वास्तविक सफलता इस बात में निहित होती है कि समाज के जो सभी बड़े समूह होते हैं वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी को क्या कहते हैं, बहुलवाद मानता है। और इस राज्य समाज के ऊपर कोई निरंकुश शासक नहीं बल्कि वो समाज के इन विभिन्न प्रतिस्पर्धी समूहों के क्या है, बीच शांति और समन्वय के बनाते हैं और एक मध्यस्थ या रेफरी का काम करते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो समाज की विविधता या सहिष्णुता है या विभिन्न विचारों का अस्तित्व है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या है, असली और सुरक्षा, असली ताकत और क्या है, सुरक्षा कवच है। ठीक, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का क्या हो, भला हो जाए।